तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि महामंत्री जी द्वारा दिए गए उन 100 करोड़ों की सज़ा को पर्याप्त ना बताकर रुद्रा ने कुछ और सज़ा देने की बात कही। तब महामंत्री जी ने यह फैसला रुद्रा के ऊपर ही छोड़ दिया। तो अब देखना यह है कि रुद्रा अब उन 12 लोगों को क्या सज़ा देगा। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 50। रुद्रा, तुमने अगर इनके लिए सज़ा के तौर पर कुछ सोच रखा है तो बताओ, तुम जो चाहोगे वही सज़ा इन्हें मिलेगी, महामंत्री जी ने कहा। रुद्रा ने देखा अब तक वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, इसीलिए उसने इस बात को ज़्यादा लंबा खींचना उचित नहीं समझा। पूरी भीड़ पर एक नज़र घुमाकर फिर महामंत्री जी की ओर देखते हुए उसने कहा, महामंत्री जी, जिस बात से इनमें इस तरह का घमंड पैदा हुआ है, हमें उसी बात पर चोट करनी चाहिए। मतलब इनको पैसे का घमंड है तो इन्हें सज़ा भी पैसों से संबंधित ही मिलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब से 100 चांदी के सिक्के सज़ा के तौर पर वसूल कर लिए जाए। रुद्रा के ऐसा कहते ही महामंत्री जी के इशारे पर सैनिकों ने सबसे 100 चांदी के सिक्के जमा कर लिए। ये कुल 12 लोगों के 1200 सिक्के थे। सैनिकों ने वो सिक्के एक पोटली में जमा कर लिए और उसे महामंत्री जी को दे दिया। फिर महामंत्री जी ने वो पोटली रुद्रा के हाथों में पकड़ा दी और कहने लगे, रुद्रा, ये सारे सिक्के अब तुम्हारे हैं। इन सिक्कों से तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। रुद्रा उन सिक्कों की पोटली को लेकर उस 70 साल की बुजुर्ग महिला के पास आया और वो सिक्कों से भरी पोटली उन्हें देते हुए बोला, माँ जी, ये सब अब आपके हैं। इसे आप अपने पोते की तरफ से एक छोटी सी भेंट समझिए। रुद्रा की बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर एक सिपाही को उस बुजुर्ग महिला के साथ करके रुद्रा महामंत्री जी के साथ रथ पर सवार हो गया। फिर वो रथ शौर्यगढ़ में प्रवेश करने लगा। यहाँ कतार में खड़े और आसपास के सभी लोग उस रथ को शौर्यगढ़ की ओर जाते हुए देख रहे थे। सभी लोग, खासकर वो 12 लोग जिन्हें रुद्रा ने दंडित किया था, रुद्रा और महामंत्री जी के संबंध को देख हैरान परेशान थे। पर वो बुजुर्ग महिला खुश थी। भीड़ में से कई लोग अब उसके पास आ गए थे। उनमें से एक ने पूछा, ओ माई, क्या तुम उस बालक को जानती हो? क्या वो राज परिवार का है? तभी दूसरा तर्क लगाकर कहने लगा, नहीं, वो महामंत्री जी के परिवार से हो सकता है वो उनका दामाद हो। इस पर तीसरे ने कहा, वो जो कोई भी था ज़रूर अच्छे घराने से होगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग उससे झगड़ रहे थे, उस पर अपनी धौंस जमा रहे थे, उसके बावजूद भी वो कितना शांत था। इससे पता चलता है कि वो कोई बहुत बड़े ऊंचे घराने से होगा। अब भीड़ की नज़र उन 12 लोगों पर थी, जिनमें से एक जमींदार जानकी दास भी था। उन सबकी स्थिति ऐसी थी मानो आसमान से गिरे और खजूर में अटके हो। उनकी ऐसी अधमरी हालत देख भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ तो भाई जानकी दास, कितने सैनिकों से तुम्हारी पहचान है? तभी दूसरे ने कहा, भाई जानकी दास, तुमने तो अपना नाम उस बालक को बताया, पर उसका नाम तो तुमने पूछा ही नहीं, क्या समझे? जानकी दास समझ गया कि अब और वहाँ रुकना मतलब खुद को और भी ज़्यादा जलील करवा लेना, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके समर्थक भी उसके पीछे पीछे चले गए। इधर रथ में महामंत्री जी ने रुद्रा से पूछा, रुद्रा, तुम शौर्यगढ़ में क्यों आना चाहते थे? इस पर रुद्रा ने अपने पास के उस लाल रत्न को बाहर निकाला और महामंत्री जी को दिखाते हुए वो बोला, महामंत्री जी, मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज में शौर्यगढ़ आया हूँ जो मुझे इस लाल रत्न की कीमत के बारे में कुछ बता सके। उस संतरे के आकार के लाल रत्न को देखकर महामंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उन्होंने कभी ऐसा रत्न पहले कभी देखा ना हो। वो मंत्रमुग्ध होकर उस रत्न को देखते रह गए। कुछ देर तक उस रत्न को निहारने के बाद वो बोले, रुद्रा, हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें इस रत्न की कीमत के बारे में कुछ बता सकता है, पर उसके पास जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। घर में मेरा कुछ काम है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म करके फिर हम लोग उस आदमी से मिलने जाएंगे। महामंत्री जी की बातें सुनकर रुद्रा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। रथ हवा की गति से महामंत्री जी के घर की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
एक विशालकाय और भव्य कोठी के सामने महामंत्री जी का रथ रुक गया। रथ के रुकते ही तुरंत एक सिपाही ने रथ का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले महामंत्री जी उतरे, फिर उनके पीछे रुद्रा उतर गया और फिर वो दोनों ही कोठी की ओर बढ़ने लगे। महामंत्री जी की कोठी किसी राजमहल से कम नहीं थी। कोठी के तरफ जाने वाला रास्ता एक बड़े से बागीचे से होकर जाता था, जहाँ से महामंत्री जी और रुद्रा अब चल रहे थे। अलग अलग प्रकार की फूलों की खुशबू से रुद्रा का मन उन्मत्त हो रहा था। महामंत्री जी के साथ चलते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के रास्ते पर चल रहा हो। तभी रुद्रा ने बाजू की झाड़ी में कुछ हलचल महसूस की। जब उसने उस ओर देखा तो उसने पाया उस झाड़ी में से एक सुंदर सा मोर बाहर आ रहा था। ये देख रुद्रा के कदम ठिठक गए। तभी उसने देखा उस मोर के पीछे से और भी 10-12 मोर उसी झाड़ी में से बाहर आ गए और अपने मोर पंखों को फैलाकर नाचने लगे। ये देख रुद्रा ठहर सा गया। इसके पहले भी उसने गुरु संपाति के आश्रम में कई मोर देखे थे, पर ये मोर उनसे कुछ अलग थे। इनका रंग सफ़ेद था और मोर पंखा लाल। रुद्रा मंत्रमुग्ध होकर ये दृश्य देख रहा था। यहाँ महामंत्री जी रुद्रा को कुछ सवाल पूछ रहे थे, पर अपने पूछे गए सवाल पर जब रुद्रा का कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपने बाई ओर चल रहे रुद्रा को देखने लगे। पर जैसे ही उन्होंने उस ओर देखा, वो देखते हैं कि रुद्रा तो वहाँ है ही नहीं। वो आसपास देखने लगे, पर रुद्रा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि रुद्रा बागीचे की ओर देख रहा था। ये देख उन्होंने रुद्रा को आवाज़ लगाई, रुद्रा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? महामंत्री जी की आवाज़ से रुद्रा का ध्यान टूटा और मानो वो होश में आ गया। उसने महामंत्री जी की ओर देखा और दौड़कर उनके पास आया और कहने लगा, नहीं महामंत्री जी, कुछ नहीं, बस यूं ही। अब रुद्रा और महामंत्री जी दोनों साथ साथ चल रहे थे, पर रुद्रा का ध्यान अभी भी उन सुंदर मोर के समूह पर था। कुछ देर चलने के बाद रुद्रा और महामंत्री जी उस कोठी के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। कोठी के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए संगमरमर की बनी लंबी सीढ़ियों से होकर जाना था। रुद्रा ने इस बात पर गौर किया कि हर एक सीढ़ी पर नक्काशी काम किया गया था। सीढ़ियों के करीब आकर रुद्रा कोठी को निहारने लगा। जहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म हो रही थी, वहाँ से एक बहुत बड़ा गलियारा शुरू हो रहा था, जिसके एक और बड़े बड़े कमरे थे, तो दूसरी ओर शाही बगीचे का नज़ारा आँखों को ठंडक पहुँचा रहा था। अगर रुद्रा ने नागराज वासुकी के महल को ना देखा होता तो इसी कोठी को वो महल समझ बैठता, इसमें कोई संदेह नहीं। रुद्रा ने एक नज़र महामंत्री जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रुद्रा को अपनी कोठी को देख अचंभित होता पाकर महामंत्री जी बेहद खुश लग रहे थे। वो अब तक सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक पहुँच गए थे, पर रुद्रा अभी भी नीचे ही था। एक ही सांस में वो सारी सीढ़ियाँ चढ़कर महामंत्री जी के पास आ गया। अब दोनों ही कोठी के अंदर उस गलियारे से होकर आगे बढ़ने लगे। कोठी के अंदर का दृश्य देखकर रुद्रा हैरान था। वो सोचने लगा, ये कोठी बाहर से जितनी सुंदर है, अंदर से तो उससे भी कई ज़्यादा भव्य और सुंदर है। कुछ देर चलने के पश्चात दोनों एक बड़े से कमरे में आ गए। ये अतिथि कक्ष था। उस कमरे में प्रवेश करते ही महामंत्री जी ने रुद्रा से कहा, रुद्रा तुम यहाँ कुछ देर तक आराम करो, तब तक मैं अपना काम करके वापस आता हूँ। इतना कहकर महामंत्री जी ने एक ताली बजाई। ताली बजाते ही तुरंत एक दासी उस कमरे में आई। उस दासी को रुद्रा की सेवा में रखकर महामंत्री जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्रा कमरे की खिड़की के पास आया और बाहर की ओर देखने लगा। उसने देखा बाहर बागीचे में कोई योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। रुद्रा उसे देख ही रहा था कि तभी उस योद्धा ने हवा में छलांग लगाई और वहाँ रखे लकड़ियों के 12 खंभों में से 11 खंभों को एक ही वार में काट दिया। ये देख रुद्रा भी ताली बजाए बगैर रह नहीं सका और वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगा। उसकी तालियों की आवाज़ सुनकर उस योद्धा ने अपना टोप उतारा और रुद्रा की ओर देखने लगा। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि महामंत्री जी की पुत्री मनसा थी। उसने रुद्रा को पहचान लिया था। अपने हाथों से इशारा करते हुए वो उसे अपने पास बुलाने लगी। उसका संकेत पाकर रुद्रा भी मनसा की ओर जाने लगा। मनसा के पास पहुंचते ही रुद्रा ने कहा, वाह मनसा,
मैंने तुम्हारी तलवारबाजी पहले भी देखी है। उस समय तुमने अपने एक ही वार से 10 योद्धाओं के सिर धड़ से अलग किए थे, पर इस बार 11 लकड़ियों को काटकर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि अब तुम 11 योद्धाओं को एक साथ एक ही वार में मार सकती हो। अपनी तारीफ सुनकर मनसा अंदर से बहुत खुश थी, पर उसके चेहरे पर वो खुशी के भाव नहीं दिख रहे थे। उसने रुद्रा से कहा, हाँ रुद्रा, मैं 10 से 11 पर तो आ गई, पर मेरा लक्ष्य एक वार में 20 का है। खैर वो छोड़ो, तुम बताओ आज तुम अचानक यहाँ कैसे? मनसा के इस सवाल पर रुद्रा कुछ आगे बोलने ही जा रहा था कि तभी महामंत्री जी वहाँ आ गए और कहने लगे, अरे वाह, लगता है तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इस पर मनसा ने कहा, पिताजी, रुद्रा से मैं शिवजी के मंदिर के पास मिली थी। क्या आप भूल गए? आप ही ने तो मुझे उसकी रक्षा के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। हाँ, मैंने ही तुम्हें रुद्रा की सुरक्षा के लिए भेजा था। चलो, अच्छी बात है, इसी बहाने तुम दोनों का एक दूसरे से परिचय तो हुआ। पर मनसा, तुम्हें पता है, रुद्रा ने पहली गुफा को पार कर लिया है और वो सही सलामत उस पहली गुफा से बाहर आ गया है, वो भी जो समय उसे निर्धारित किया था उससे पहले। महामंत्री जी की ये बात सुनकर मनसा ने एक कटाक्ष भरी नज़र रुद्रा पर डाली, जैसे वो सोच रही हो कि ये कैसे संभव हुआ। आज तक जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो इसने कैसे कर दिखाया। इतना सोचने के बाद वो प्रत्यक्ष रुद्र से बोली, रुद्रा, पहली सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। वाकई तुम एक बहुत बड़े योद्धा हो। मनसा की बातों का कटाक्ष रुद्रा को तो समझ नहीं आया, पर महामंत्री जी समझ गए। तुरंत बात को बदलते हुए वो बोले, मनसा, रुद्रा के पास एक लाल रत्न है, उसकी जांच करने के लिए हम लोग सेठ धनीलाल के कोठी पर जा रहे हैं। क्या तुम साथ में आना चाहोगी? नहीं पिताजी, आप लोग हो आइए, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर मनसा वहाँ से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। वो सोचने लगा, मनसा से पहली बार जब मैं शिवजी के मंदिर में मिला था तब भी उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी, तो क्या उसे नए लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, या वो मुझे बात करने के लायक नहीं समझती? क्या वो एक घमंडी लड़की है, या माँ बाप के प्यार से बिगड़ी हुई? रुद्र उसके बारे में ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फ़ौरन महामंत्री जी से कहा, महामंत्री जी, हमें तुरंत धनीलाल जी के कोठी पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, जिस लाल रत्न की झलक मात्र से महामंत्री जी आश्चर्यचकित हुए, उसी लाल रत्न को जब सेठ धनीलाल प्रत्यक्ष देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या रुद्र उस रत्न की कीमत जान पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।